Assalamu alaikum and welcome back to the episode 2 of the series Moving to the Netherlands। मैं शकील भट्ट हूँ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। जैसा कि एपिसोड 1 में मैंने आपको बताया था कि मैं फ्यूचर में जो वीडियोस बनाऊँगा उसमें मैं हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाई यू शुड मूव टू द नेदरलैंड्स। और हम इस वीडियो में जितने भी पॉजिटिव्स हैं नेदरलैंड्स में मूव करने के उसको हम डिस्कस करेंगे, और जितने भी चैलेंजेस हैं अबाउट मूविंग टू द नेदरलैंड्स वो हम दूसरी वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे, जस्ट टू कीप द सेग्रीगेशन ऑफ द वीडियोस, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर रहे, कोई उसमें किसी किस्म के डाउट्स ना रहें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एपिसोड 1 में मैंने आपको बताया था कि मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसमें मैक्सिमम ऑडियंस को टारगेट करूं। इसी तरह मैंने ये वाली वीडियो भी इसी तरह जो है वो डिज़ाइन की है कि इसमें स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए और जो फैमिलीज़ माइग्रेट करना चाहती हैं उन सब के लिए जो है वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया, कि नेदरलैंड्स में लोकल लैंग्वेज जो है वो डच है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे मोर देन 95% लोग जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप हॉस्पिटल, पब्लिक ऑफिस, म्यूनसिपैलिटी जहाँ भी कॉल करें वहाँ पे आपको कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा जो इंग्लिश बोलता है। तो ये सबसे बड़ा जो हर्डल है वो यही होता है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि मोर देन 95% लोग इंग्लिश बोलते हैं तो इस हवाले से भी बंदा जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी समवेयर, आई एज्यूम कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश की जो है वो नॉलेज है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ना वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ से थोड़ी डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो है वो लाइफ थोड़ी सी और आसान हो जाती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं कि वाई दे शुड मूव टू द नेदरलैंड्स। स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया के जो बेहतरीन इदारे हैं वहाँ से तालीम हासिल करे। नेदरलैंड्स जो है वो ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको हर सेक्टर में दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में आपको TU डेल्फ्ट मिलता है, विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड। और फूड एंड साइंसेस में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वाखनिखन मिलती है। उसके बाद आपके पास रोटरडम स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट है। तो हर सेक्टर में यहाँ पे बड़े अच्छे इदारे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा ये है कि ड्यूरिंग स्टडीज़ स्टूडेंट्स को अलाउड होता है जॉब करना, और जो उनका एकेडमिक सेशन होता है फ्रॉम सितंबर टू मई, इसमें वो 16 घंटे एक वीक में जॉब कर सकते हैं। और उसके बाद जो वेकेशंस पीरियड होता है फ्रॉम जून टू अगस्त, जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने जो होते हैं उसमें वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, यानी कि 40 आवर्स पर वीक। और अभी अगर बात करें मिनिमम वेज की स्टूडेंट्स के लिए, तो इफ़ यू आर 21 ईयर्स ओल्ड, अगर आपकी उम्र 21 साल है तो आपको मिनिमम जो है वो 14 यूरोज़ पर आवर मिलेंगे, जो कि अगर मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट किया है तो तकरीबन 900 यूरो बनते हैं। अगर आप 16 घंटे पर वीक काम करते हैं, तकरीबन 900 यूरोज़। और अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं तो दैन इट्स अबाउट 2200 यूरोज़। तो तकरीबन 2000 से 2200 यूरो जो है वो आपको जून से अगस्त तक अगर आप जॉब करते हैं तो पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी मैं 2-3 दिन पहले यहाँ पे आइकिया गया था। आइकिया जो आपका फर्नीचर वगैरह और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, तो वहाँ पे मैंने पोस्टर्स भी देखे थे ऑलरेडी। अभी मई का महीना चल रहा है तो वो ऑलरेडी जून के लिए जो समर जॉब्स हैं उनके लिए वो हायरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जॉब्स वगैरह इजीली मिल जाती हैं बिकॉज एवरीबडी स्पीक्स इंग्लिश। तो वो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, और इस वजह से आपको जॉब्स स्टूडेंट्स को मोस्टली नहीं मिलती बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। तो यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। तीसरा ये है कि जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको 1 साल का वर्क सर्च वीज़ा मिलता है, जिसमें वो जॉब्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, और ये बेसिकली उनका वर्क परमिट होता है। तो जैसे ही उन्हें जॉब मिलती है तो वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो ये 1 साल का होता है, विच इज़ मोर देन इनफ टाइम टू फाइंड अ जॉब। ये तो हो गया स्टूडेंट्स के बारे में। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स वर्किंग प्रोफेशनल्स के। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए नेदरलैंड्स में क्या क्या जो हैं वो पॉजिटिव्स हैं। सबसे पहली बात जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे कुछ जॉब्स हैं वो डच लैंग्वेज में भी होती हैं, लेकिन मोस्टली जो जॉब्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज उसमें रिक्वायर्ड होती है। तो जो लैंग्वेज बैरियर है वो आपको यहाँ पे उतना नहीं मिलता जितना आपको दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में मिलता है। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए यहाँ पे नेदरलैंड्स में जॉब करते हुए, और अभी तक मैंने कोई ऐसा ओकेजन नहीं देखा जहाँ पे मुझे डच लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी हो। ऑल्दो आपको हमेशा लोकल लैंग्वेज जो है वो सीखनी चाहिए, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल के दिस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव्स ऑफ नेदरलैंड्स।
उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे जो ऑक्यूपेशन हैं उनमें शॉर्टेज है। फॉर एग्जांपल आपके आईटी के सेक्टर में, इंजीनियरिंग के सेक्टर में, फाइनेंस में, फूड साइंसेस में, तो चूँकि इन प्रोफेशंस में हाईली स्किल्ड वर्कर्स जो हैं उनकी शॉर्टेज है, तो जो गवर्नमेंट है उसने वीज़ा पॉलिसीज़ ऐसी, ये इमिग्रेशन पॉलिसीज़ ऐसी डिज़ाइन की हुई हैं जिससे कंपनीज़ के लिए बाहर से टैलेंट जो है वो हायर करना थोड़ा आसान है। और अगर आप हाईली स्किल्ड माइग्रेंट हो यानी कि एक्सपैट हो, तो आपकी इनकम जो है वो नॉर्मली यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनसे थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो टैक्स बेनिफिट भी होता है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊँगा कि वो क्या है। अदरवाइज़ दिस विल बी टू मच इन्फॉर्मेशन इन जस्ट वन वीडियो। और उसके अलावा जो कंपनीज़ हैं यहाँ पे उनमें परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस होता है। दे थिंक द वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम डच जो कल्चर है उसमें पर्सनल लाइफ की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज़ में जो 2 दिन है वो वर्क फ्रॉम होम अलाउड होता है, कुछ में 3 दिन भी होता है, और कुछ लोग तो इससे ज़्यादा दिन भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो है वो 2 डेज़ अ वीक जो है वो अलाउड होता है वर्क फ्रॉम होम। तो इससे ये होता है कि आप फैमिली के साथ भी मैक्सिमम टाइम गुजार सकते हो। और इसके अलावा जो कंपनीज़, मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज़ जो हैं उसमें मोर दैन 30 एनुअल लीव्स होती हैं, जबकि गवर्नमेंट की जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो 25 लीव्स हैं पर ईयर। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो 30 से ज़्यादा ही देती हैं, और कुछ तो 40 प्लस भी देती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द कंपनी आपके पास बेनिफिट्स जो हैं वो भी जो हैं वो डिफ़र करते हैं। इसके अलावा नेदरलैंड्स में एक और बड़ा अच्छा जो है वो गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि नॉर्मली साल में 12 महीने होते हैं और आपको 12 महीने की सैलरी मिलती है, लेकिन नेदरलैंड्स में आपको एक एडिशनल सैलरी भी मिलती है जो कि मई के महीने में होती है, और वो होती है 8% ऑफ़ योर ग्रॉस एनुअल सैलरी। तो मतलब एक आपको एडिशनल सैलरी मिलती है, और वो होती है आपके वेकेशंस के लिए। उसको हॉलीडे अलाउंस भी यहाँ पे कहा जाता है। तो वो हर कंपनी देती है ताकि अगर आप वेकेशंस पे जाएं तो आप वो पैसे जो हैं वो यूज़ कर सकें। और इसके अलावा कुछ कंपनीज जो हैं वो आपको एक एडिशनल सैलरी भी देती हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको एडिशनल सैलरी भी बोलते हैं। तो एक साल में मैक्सिमम आप 14 महीने की सैलरी जो है वो आपको मिलती है। कुछ कंपनीज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को गाड़ी भी देती हैं, उनके जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी पे करती हैं, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी फैमिली के लिए भी पे करती हैं। और मोस्ट ऑफ द जो एम्प्लॉयर्स हैं वो जितना भी इमिग्रेशन है एम्प्लॉई का या उसकी फैमिली का, वो सारा डील करते हैं। तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या टेंशन नहीं होती कि मेरे रेजिडेंस परमिट या मेरे डॉक्यूमेंट्स कब एक्सपायर हो रहे हैं, कब मैंने रीन्यू कराने हैं, क्योंकि कंपनीज दे टेक केयर ऑफ़ इट। ये तो हो गया वर्किंग प्रोफेशनल्स के बारे में। तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स फैमिलीज़, कि फ़ैमिलीज़ को यहाँ पे क्यों मूव करना चाहिए और इसके क्या पॉजिटिव्स हैं। तो जब आप फैमिली के साथ मूव करते हो तो सबसे मेन कंसर्न जो आपका होता है वो होता है द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ़ योर फैमिली। क्योंकि आप अगर जॉब पे जाते हो तो यू शुड बी वेरी श्योर दैट योर फैमिली इज़ सेफ इफ़ दे गो आउट अलोन, इफ़ दे वॉक आउटसाइड अलोन दे शुड बी सेफ़। तो नेदरलैंड्स में जो है वो क्राइम रेट काफ़ी लो है। यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा मोरक्कन्स और तुर्किश हैं तो आपको अपने कल्चर से मिलता जुलता भी बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। और तीसरे नंबर पे आ गया स्कूलिंग। तो स्कूल्स जो हैं यहाँ पे, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं यहाँ पे फ्री हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उन पे सब्सिडी है, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना। जो डच स्कूल्स हैं वो फ्री हैं। अगर आपने इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाना है जहाँ पे टोटली इंग्लिश होती है तो उनकी थोड़ी सी फ़ी है, लेकिन डच एजुकेशन सिस्टम इट्सेल्फ जो है वो बहुत अच्छी है और वहाँ पे भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके बच्चे सिर्फ डच सीख रहे हैं या इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इसमें आपको हर तरह की एजुकेशन जो है वो मिलती है। और एजुकेशन के अलावा नेदरलैंड्स में बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी बिल्कुल फ्री है, विच मीन्स कि आपको जब तक बच्चे 18 साल के नहीं होते या 18 साल से कम उम्र है, आपको उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कुछ भी पे नहीं करना। सब कुछ फ्री है। चाहे उनका कोई डेंटल प्रॉब्लम है या वैसे कोई खुदा ना खास्ता हेल्थ इशू है तो आपको कुछ भी पे नहीं करना। अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है एज अ पेरेंट देन दैट इज़ इनफ। इसके अलावा नेदरलैंड्स में जो बच्चों की केयर है वो बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल इनका जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है और उसमें मैक्सिमम वैक्सीनेशंस जो आपको दूसरे कंट्रीज़ में भी मिलती हैं वो यहाँ पे कवर्ड होती हैं, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स। और जो बच्चे के पैदा होने के बाद या बच्चे बाहर से भी अगर आप बच्चों के साथ इधर आते हैं तो वो बड़ी जल्दी इंगेज करना स्टार्ट कर देते हैं आपके साथ। और वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है यहाँ पे बच्चों के बारे में, और वो मेक श्योर करते हैं कि आपके बच्चे जो हैं उनको हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी मिले, उनको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह की फैसिलिटी मिले। और इसके साथ साथ वो ऐसा नहीं है कि दीज आर जस्ट रूल्स, वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं
कि अभी आपका बच्चा फॉर एग्जांपल बर्थ के बाद इतने महीने का हो गया, व्हाट शुड यू डू, अब 5 महीने का हो गया, इसकी ये वैक्सीनेशन है, ये अपॉइंटमेंट है, यहाँ जाएं, ये करें। तो एक बड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल्ड जो है यहाँ पे बच्चों के केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। और ये था फैमिलीज़ के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन। अब मैं एंड पे इस वीडियो के मैं आपको इमिग्रेशन और नेचुरलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि नेदरलैंड्स में आपके बच्चों या आपकी फैमिली का वही स्टेटस होता है जो आपका होता है, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में भी ऐसा ही होता है। और नेदरलैंड्स में कंपैरेटिवली फ़ैमिली को लेके आना, अगर आप अकेले भी यहाँ पे आते हो तो उसके बाद अगर आप फैमिली को इनवाइट करना चाहते हो तो ये बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रफ़ एस्टिमेशन दूँ तो तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर 4 to 6 वीक्स आप अपनी फैमिली को किसी दूसरे कंट्री से यहाँ पे जो है वो लेके आ सकते हो। और इसमें भी मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो आपका एम्प्लॉयर है, यानी कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, वो आपको सपोर्ट करते हैं और वही मोस्टली आपकी एप्लीकेशन वगैरह जो है वो फिल करते हैं। और आप ख़ुद भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज़ जो हैं यहाँ पे वो ये भी डील करती हैं, वो कहती हैं कि ठीक है हम आपकी फैमिली को भी इनवाइट कर लेते हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। और दूसरी बात ये कि नेदरलैंड्स में 5 साल के बाद आप सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर 4 ईयर्स के प्रोग्राम के लिए आए हैं तो उनके 4 ईयर्स टुवर्ड्स सिटीज़नशिप काउंट नहीं होते, उनका हाफ़ टाइम काउंट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है जिसने 4 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और उसके बाद जो है उसको मज़ीद 3 साल चाहिए होंगे टू कंप्लीट 5 ईयर्स, क्योंकि उन 4 सालों में से 2 साल जो हैं वो कंसिडर होंगे एज अ फुल टाइम रेजिडेंट और 3 साल मज़ीद रहने के बाद वो सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। और हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए चीज़ें और भी आसान हैं, क्योंकि उनको सिर्फ 5 साल स्टे करना है एंड आफ्टर 5 ईयर्स दे आर एलिजिबल फॉर बोथ परमानेंट रेजिडेंसी एंड सिटीज़नशिप। तो ये उनकी चॉइस है कि वो क्या एक्वायर करना चाहते हैं। तो ये था जी इन टोटल पॉजिटिव्स अबाउट नेदरलैंड्स। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैलेंजेस जो मेन है नेदरलैंड्स में वो कौन से हैं, उनको कैसे जो है वो डील किया जाए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।